वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे गृह विज्ञान के पेपर 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा, जो कि 2024, 25, 26 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप बीए के 6वें सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या आप होम साइंस से बीएससी भी कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बीए या बीएससी के 6 सेमेस्टर में आपको अनुसंधान पद्धति और लिंग विकास के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है? यानी कि रिसर्च मेथड एंड जो है जेंडर डेवलपमेंट के बारे में आपको समझना होता है। ये पेपर नंबर 2 है। पेपर नंबर 1 में आपको आहार की और उपचारात्मक पोषण पढ़ना था, जो मैंने चर्चा कर दिया, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये विश्वविद्यालय जो आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसमें जो एचएससी 305 वाला होता है, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है? और आहार की और उपचारात्मक पोषण एचएससी 304 वाले जो पेपर कोड है, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। बाकी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव होगा, उसके लिए महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए इंपॉर्टेंट है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है। कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी जितनी परीक्षाएं जिस विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होंगी, उनके लिए एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से बहुत ज़्यादा तैयारी आपकी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा नंबर आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। आपकी तैयारी विधिवत होने वाली है, ये बात आप जानते ही हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर एक सब्जेक्ट की तैयारी विधिवत तरीके से करवाता है। आइए अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं अनुसंधान पद्धति और लिंग विकास से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक अध्ययन में शोधकर्ता वस्तुनिष्ठता कैसे प्राप्त कर सकता है? वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी। यानी कि जब भी सोशल अध्ययन कर रहे होते हैं लोग, सोशल स्टडी कर रहे होते हैं, उस दौरान जो शोधकर्ता होते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, वो रिसर्च स्कॉलर सामाजिक अध्ययन के दौरान जब वो समाज का अध्ययन कर रहे होते हैं, जब वो सोशल स्टडी कर रहे होते हैं, उस दौरान सोशल या रिसर्च स्कॉलर को वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी कैसे प्राप्त होगी, मतलब कि उसको फैक्ट जानकारी कैसे प्राप्त होगी, उसको जो जानकारी मिलेगी वो तथ्य कैसे मिलेगी, उसका जो कॉन्सेप्ट होगा कैसे क्लियर होगा। तो ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त तभी होगी जब वो प्रयोग सिद्ध पद्धतियों का उपयोग करेगा। प्रयोग सिद्ध पद्धतियों का उपयोग करके उसको वस्तुनिष्ठता प्राप्त होती है। ये बात ध्यान रखिए। प्रयोग सिद्ध पद्धति का मतलब यानी ऐसी पद्धतियां, ऐसा मेथड जिनका प्रयोग करके उन पद्धतियों को सिद्ध किया जा चुका है, यानी उससे पहले किसी रिसर्च स्कॉलर ने उस पद्धति का प्रयोग किया है और उस पद्धति का प्रयोग करके तमाम प्रकार के प्रयोग करे हैं, मतलब तमाम प्रकार के रिसर्च मतलब उसको इकट्ठा किया है, तमाम प्रकार के डाटा कलेक्शन किए हैं। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन में शोधकर्ता वस्तुनिष्ठता कैसे प्राप्त करता है? तो प्रयोग सिद्ध पद्धतियों का उपयोग करके एक सामाजिक अध्ययन में जो शोधकर्ता होता है वो ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त करता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, शोधकर्ता के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? शोधकर्ता के जन्मदाता माने जाते हैं अगस्त कॉम्टे। इनमें से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से विज्ञान का संबंध पद्धति से है। पद्धति मतलब मेथड से है। तो विज्ञान का संबंध किससे है? मेथड से है। किस मेथड का आप प्रयोग करके किस चीज का अध्ययन करते हैं, वो अगर मेथड आपका वैज्ञानिक है तो विज्ञान एक प्रकार से जान लीजिए ठीक ठाक है, यानी क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित जो क्षेत्र होता है या फिर जो एरिया होता है या फिर सुसंगठित अध्ययन जो होता है, जो सुव्यवस्थित होता है, जो क्रमबद्ध होता है, उसी को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान का संबंध मेथड से है, पद्धति से है, ना कि विशेष सामग्री। विशेष सामग्री चाहे जैसी भी हो, उससे मतलब नहीं होता है विज्ञान का। विज्ञान का संबंध या विज्ञान का रिलेशन तो मात्र केवल पद्धति से होता है, यानी किस पद्धति का प्रयोग करके आपने विशेष सामग्री का अध्ययन किया है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ना कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि किस विशेष सामग्री का आप अध्ययन कर रहे हैं। यानी उसमें विषय सामग्री दैट इज वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है वो, ठीक है। यानी विज्ञान का संबंध केवल मेथड से, केवल पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। ये कथन किसका है? ये कथन बड़े अच्छे विद्वान हैं, उनका नाम है स्टुअर्ट चेज। स्टुअर्ट चेज का ये कथन है, बहुत ही जबरदस्त कथन है, परीक्षा में 100% ये प्रश्न आएगा, याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, व्यापक अर्थ में, व्यापक मतलब एक बड़े स्तर पर, ठीक है। तो व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति मतलब जो साइंटिफिक मेथड होते हैं उनकी बात हो रही है। तो वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित, तथ्य माने क्या होता है? डाटा, यानी जानकारी, जो जो सत्य जानकारी होती है उसको तथ्य कहते हैं।
तो तथ्यों के व्यवस्थित, व्यवस्थित माने सिस्टमेटिकल वे में, अवलोकन माने होता है देख जांच परख करके, तो व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब होता है कैटेगराइजेशन, बंटवारा करना, तथा व्याख्या, व्याख्या माने निर्वचन एक प्रकार से, ठीक है, उसको एक प्रकार से डिस्क्रिप्टिव करना, उससे निर्मित होता है। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, व्यापक अर्थ में अगर देखें तो तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, तथ्यों का वर्गीकरण, तथ्यों की व्याख्या यानी निर्वचन से बनती है वैज्ञानिक पद्धति। जिन पद्धतियों में व्यवस्थित अवलोकन होता है तथ्यों का, व्यवस्थित तरीके से एक प्रकार से तथ्यों का वर्गीकरण होता है, तथ्यों की व्याख्या होती है, ऐसे पद्धति को एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। ये वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा को देते हुए किस विद्वान ने ये बात कही कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या यानी निर्वचन से निर्मित होता है। ये परिभाषा दी है लुंडबर्ग ने। बहुत अच्छे विद्वान है लुंडबर्ग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक पद्धति में प्राक कल्पना। प्राक कल्पना का मतलब एक प्रकार से हाइपोथेसिस या टाइप का बोल सकते हैं, यानी कि जैसे पहले से किसी धारणा, आप कोई शोध करने जा रहे हैं, उससे पहले एक धारणा, एक कॉन्सेप्ट आप बनाएंगे कि हमको ऐसे ऐसे करके जाना है आगे, यानी एक आप प्लान बनाएंगे, एक आप प्राक कल्पना का निर्माण, प्राक कल्पना मतलब हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे, अपने दिमाग में सोचेंगे, खाका बनाएंगे कि ऐसे ऐसे हमको इस शोध को कंप्लीट करना है। तो वैज्ञानिक पद्धति में प्राक कल्पना का क्या अर्थ होता है? प्राक कल्पना का अर्थ होता है शोध से पहले एक पूर्व अनुमान लगाना कि हमको ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है या ये हो सकता है, ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति में प्राक कल्पना का मतलब होता है पूर्व अनुमान, यानी पहले अनुमान लगाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज, तथ्य माने फैक्ट की खोज करने वाले जो तरीके होते हैं उससे लिया जाता है, यानी तथ्यों की खोज करने के जो तरीके होते हैं, डाटा कलेक्शन के जो तरीके होते हैं, उन्हीं तरीकों से विज्ञान का अर्थ लिया जाता है। ये बात किसने कही? ये बात जो है ग्रीन महोदय ने कही थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है एक अनुभव सिद्ध सत्यापनीय अवलोकन। सत्यापनीय अवलोकन का मतलब होता है ऐसा अवलोकन जो कि एक प्रकार से सिद्ध किया जा चुका हो। तो एक अनुभव सिद्ध सत्याप मतलब कि सत्यापनीय अवलोकन यानी ऐसा अवलोकन, ऐसा तथ्य जिसका सत्यापन भी किया जा सके, जो कि अनुभव सिद्ध हो और जिसका अवलोकन पद्धति के द्वारा उन तथ्यों को गुजारा भी गया हो। तो ऐसे ही एक प्रकार से एक अनुभव सिद्ध सत्यापनीय अवलोकन ही एक प्रकार से तथ्य होते हैं। जब आप अवलोकन, सत्यापित और अनुभव सिद्ध तरीके से उसका एक प्रकार से किसी चीज़ को ढूँढेंगे जो है, तो वही तथ्य कहा जाता है। ये गुडे और हार्ट की परिभाषा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम में आ सकता है, याद कर लीजिएगा इसको। यानी इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न रखे हैं ये सब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक-एक प्रश्न को आप बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। और आपको बता दूं कि अगर आपको टॉप करना है अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज में सबसे अच्छा नंबर लाना है, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है? चूँकि ये वीडियो आपके संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख कर के मैंने सेट करी है। ठीक है? प्रश्न अगला है, तथ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है इनमें से बताएँ? तथ्यों के बारे में एक प्रकार से ये कथन गलत है। देखिए तथ्य जो होते हैं धारणाओं पर आधारित नहीं होते हैं, तो यही गलत हो गया आपका, धारणाओं पर आधारित होता है। तथ्य मूर्त ज़रूर होते हैं, ठीक है? तो धारणाओं पर आधारित तथ्य नहीं होते हैं। तथ्य जो होते हैं फैक्ट पर आधारित, मतलब तथ्य जो होते हैं सत्यता पर आधारित होते हैं। धारणा या कॉन्सेप्ट पर आधारित नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट आपका एक प्रकार से हो सकता है कि गलत हो, लेकिन तथ्य जो होते हैं वो एकदम से सत्यापित होते हैं। सत्यापित मतलब उनके सत्यता का जाँच हो चुका होता है। अगला प्रश्न है डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है बताएं? डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी जो पुस्तक है इसको लिखा है एचपी फेयरचाइल्ड, यानी हेनरी फेयरचाइल्ड ने लिखा है इस पुस्तक को। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक को 1944 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? बढ़िया पुस्तक है, परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट व्यवहार यानी बिहेवियर का एक पक्ष होता है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव रूप से संभव है और जो कि एक विशेष ढंग से व्यय घर करने का बाध्य करता है, मतलब कि अ, एक विशेष ढंग से व्यय करने को बाध्य करता है। ये एक प्रकार से यह कथन किसका है सामाजिक तथ्य को लेकर के? ये इमाइल दुर्खिम का कथन है। समाजशास्त्री है इमाइल दुर्खिम, बड़े अच्छे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, एक पुस्तक है आपको बता दूं,
एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन सोशोलॉजिकल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन सोशोलॉजिकल रिसर्च, इस पुस्तक को किसने लिखा है? ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक को चैपिन ने लिखा है। किसने लिखा है? चैपिन ने इस पुस्तक को लिखा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, तो मैंने सोचा इसको भी आपको बता दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, शोध के निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, शोध की सही अनुक्रम की बात की, सबसे पहले आपको शोध प्रश्न यानी किस मुद्दे पर आप शोध कर रहे हैं वो जरूरी होता है। फिर प्रतिदर्श पत्र आपको बनाना पड़ता है कि यानी कैसे कैसे हमको करना है। ठीक है, शोध विकल्प तैयार करना होता है, उद्देश्य क्या है, आंकड़ा इकट्ठा करना होता है। तो यानी ये सब एक प्रकार से सही अनुक्रम में व्यवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे दोनों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मात्रात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सांख्यिकीय जांच इनमें से कौन है? बताएं। मात्रात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो सांख्यिकीय जांच है वो है काई स्क्वेयर। काई स्क्वेयर जो है, ये जांच जो है मात्रात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न, दो चरों को धनात्मक रूप से सहसंबंधित माना जाता है यानी कोरिलेटिव माना जाता है। दो चरों को कब? जब दोनों चर की जो प्रकृति है वो समान होती हैं। ऐसी स्थिति में जो है दो चरों को धनात्मक रूप से सहसंबंधित आप मान सकते हैं, जब दोनों की चर प्रकृति क्या हो? समान हो। अगला प्रश्न, एक मापन उपकरण की विश्वसनीयता को जांचने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं? यानी कि एक जो मापन उपकरण है वो मतलब वो ठीक ठाक है कि नहीं है, मापन करने का जो यंत्र है वो एक प्रकार से गलत है या सही है, इसको जांच करने के लिए आप प्रेक्षण विधि या परीक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वैसा विज्ञान जिसमें संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह, उनका प्रस्तुतिकरण और उनसे निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया शामिल होती है, वह क्या कहलाता है? तो ऐसे विज्ञान को हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी में क्या होता है? संख्यात्मक आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है और उसके बाद में उनसे निष्कर्ष निकाला जाता है। तो एक प्रकार से पूरी की पूरी प्रक्रिया सांख्यिकी कहलाती है। ये बात ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। सांख्यिकी की वह विधि जिसके माध्यम से प्राप्त अंकों को क्रमबद्ध रूप से सजाया जाता है। बताएं। आवृत्ति विवरण विवरण में सांख्यिकी की विधि में प्राप्त अंकों को क्रमबद्ध रूप से क्या करते हैं? सजाते हैं। आवृत्ति विवरण में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है। अच्छा, केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने की विधि, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती है इसको मापने की मुख्य रूप से तीन विधियां हैं। पहला है मध्यमान, दूसरा है माध्य, तीसरा है माध्यिका। देखिए, मध्यमान और माध्यिका की अगर बात की जाए तो ये वैसे तो मध्यमान, माध्यिका और मतलब कि माध्य, माध्यिका और एक प्रकार से एक बहुलक भी इसमें शामिल कर लें, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं। जो माध्य होता है इसकी अगर बात की जाए तो माध्य जो होता है इसको निकालने का जो सूत्र होता है ये औसत के बराबर होता है। तो इसमें क्या होता है, जितनी संख्याएं दी होती है तो कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं को जोड़ करके कितनी संख्याएं हैं उनसे भाग देते हैं, यानी कुल संख्या से भाग दे देंगे जो आएगा। यानी माध्य अगर निकालने की बात की जाएगी, एक श्रेणी दी जाएगी 1 2 3 4 5, मान लेते हैं श्रेणी दी गई। अब कहा जाए कि इसका इन श्रेणी का माध्य क्या होगा? माध्य क्या होगा? कुल संख्याओं को जोड़ लें तो 5 4 9, 9 और 1 10 और 10 और 2 12 3 15, यानी कि इन संख्याओं का योग कितना होगा? 15। तो कुल संख्याओं का योग यानी 15 हो गया। कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या है, 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 या 15, 3 जो आ गया आपका, ये क्या हो जाएगा? 3 जो है आपका ये माध्य निकल आएगा इसका। ठीक है, ये 3 क्या होगा? ये माध्य निकल आएगा। क्लियर? माध्य का मतलब होता है कि जितने लोग हैं उसमें से बराबर बराबर ऐसी संख्या जो जो बराबर बराबर बांट दे। ठीक है, तो 5 लोग हैं, 15 संख्या है, तो अगर 3 संख्या सबको मिलेगी तो बराबर बराबर सबको मिल जाएगी। ठीक है, ये होता है माध्य आपका। माध्यिका की बात की तो कोई श्रृंखला दी होती है, उस श्रृंखला को सबसे पहले ऊबड़ खाबड़ श्रृंखला मान लेते हैं। ये लिखा है 5, ये लिखा है 8, ये लिखा है 9 6, ठीक है, और 2 ये लिखा हुआ है। अब इसकी आपको माध्यिका निकालनी है, क्या होगी? तो सबसे पहले इसको आप क्या कर लेंगे? एक सीरियल से लिख देंगे क्रमबद्ध रूप से। तो सबसे छोटा 2 है, 2 को लिख लिया, फिर उससे बड़ा आप 5, फिर 5 से बड़ा 6, फिर 6 से बड़ा 8, फिर 9। अब इसको क्या करेंगे हम? इन सभी को क्या करेंगे भाई? अब देखिए, इसको मैंने सजा लिया। अब सीधे सीधे इसमें क्या होता है? n+1/2वां पद, इसमें सूत्र होता है क्या? n+1/2वां पद। अब n क्या होता है? कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 संख्या है।
अब 5 संख्या है तो यानी n के स्थान पर 5 रख दो, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। 6 को 2 से भाग दे दो, 2 तिहाई 6 यानी कि 3 यहाँ पर मिलेगा। अब तीनवा पद यहाँ पर मिलेगा, तीसरा पद। अब पहला पद 2 है, दूसरा पद 5 हो जाएगा, तीसरा पद 6 है, यानी कि 6 जो होगी ये क्या हो जाएगी, ये माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुलक क्या होता है, मान लेते हैं कोई श्रृंखला दी गई है, जैसे 2 4 6 2 7 2 8। अब इसमें पूछा गया कि इस श्रृंखला में बहुलक बताएं या मोड बताएं, तो 1 2 3, 3 बार कौन आया है, 2 आया है, यानी दो कितनी बार आया, 3 बार आया, यानी कि 2 की एक प्रकार से बार बार आ रहा है, इसीलिए बारंबारता में एक प्रकार से आप देखते हैं इसको मोड बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। बहुलक माने कि बहुल अंक, यानी जो सबसे अधिक बार आया हो अंक श्रृंखला में वो बहुलक होता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी की 3 मापें होती हैं। यहाँ पर आप मध्यमान के स्थान पर आप एक चीज कर लीजिएगा, बहुलक कर लीजिएगा। ठीक है, बहुलक। आगे देखेंगे, प्रश्न है पदों के अंतर या विचलन को क्या कहते हैं। पदों के अंतर या विचलन को हम लोग क्या कहते हैं, अपकिरण कहते हैं। अच्छा, पदों के अंतर या विचलन को आप प्रमाप विचलन भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस विचलन को ज्ञात करने का सूत्र है। देखिए, चतुर्थांक विचलन को ज्ञात करने का सूत्र होता है। चतुर्थांक विचलन को ज्ञात करने का सूत्र जानते हैं क्या होता है। चतुर्थांक विचलन को QD से प्रदर्शित करते हैं। QD बराबर होता है क्या, QD बराबर होता है Q3 माइनस Q1 बटे 2। ठीक है, ये सूत्र होता है चतुर्थांक विचलन का। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है समांतर। देखिए, समांतर माध्य यहाँ पर कर लेंगे, समांतर माध्य। मोड यानी बहुलक, मोड अंग्रेजी में कहते हैं, बहुलक हिंदी में वही है, माध्यिका। ठीक है, यानी कि मीडियन ये होता है और मीन ये होता है। ठीक है, मीन, मीडियन और एक प्रकार से मोड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों मापें जो है उन्हीं की हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की, सेंट्रल टेंडेंसी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बीती घटनाओं के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त है, बताएं। बीती घटनाओं के लिए, अगर कोई घटना बीत चुकी है और फिर उसको याद करना है आपको, तो इनमें से कौन सी विधि का आप प्रयोग करेंगे। तो इनमें से कोई घटना बीत चुकी है उसके लिए आप अच्छी जानकारी के लिए आप साक्षात्कार विधि का प्रयोग करेंगे, इंटरव्यू लेंगे और बीती घटनाओं के बारे में आप जान पाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक अच्छे साक्षात्कारता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो चतुरता होनी चाहिए, बौद्धिक ईमानदारी होनी चाहिए और निष्पक्षता जरूर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी जो है गुण होने चाहिए एक साक्षात्कारकर्ता यानी कि इंटरव्यू लेने वाले के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का दोष है। साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं, तो दोष क्या होता है। अनावश्यक सूचनाएं अगर आप दें या प्राप्त करें तो वो दोष है। व्यक्तिगत पक्षपात करें तो भी दोष है। स्मृति पर अगर निर्भर रहे, याददाश्त पर, तो भी दोष है। डी ऑप्शन, ये सभी दोष हैं साक्षात्कारकर्ता के। अगला प्रश्न, अनुसूची प्रायः ऐसे प्रश्नों के समूह का नाम है जिन्हें एक साक्षात्कारकर्ता अन्य व्यक्तियों से आमने सामने की स्थिति में पूछता है तथा उनके उत्तर स्वयं भरता है। यह परिभाषा जो है किसने दी, अनुसूची की। अनुसूची जो होती है ये प्रश्नों का समूह होता है। अनुसूची की अगर बात की जाए तो अनुसूची क्या होती है, प्रश्नों का ऐसा समूह होता है जिन्हें एक साक्षात्कारकर्ता अन्य व्यक्तियों से आमने सामने की स्थिति में पूछता है और उनके उत्तर स्वयं भरता है। ये परिभाषा गुडे और हार्ट महोदय ने दी है अनुसूची की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची का गुण है। अनुसूची के गुण की अगर बात की जाए तो देखिए, सीमित क्षेत्र का अध्ययन, अधिक प्रत्युत्तर, अधिक धन का व्यय, अधिक समय। तो अनुसूची जो होती है इसका गुण होता है अधिक प्रत्युत्तर, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है उत्तर प्रत्युत्तर कर पाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अनुसूची क्या है, सही उत्तर लिखें। अनुसूची अनुसंधान कार्य के लिए प्रश्नों की एक सूची होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अनुसूची का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अनुसूची का मुख्य उद्देश्य होता है प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से प्राक कल्पना जो अपनी बनाई है उसकी जांच करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्राक जो अनुसूची होती है ये क्या करती है, प्राक कल्पना की जांच करती है। प्राक कल्पना मतलब जो आपने हाइपोथेसिस पहले तैयार की थी, आप उसको जाकर के जब किसी से पूछेंगे प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से, जब प्रश्न मतलब सूची से मिलेगी आपको, अनुसूची से जब उत्तर मिलेंगे, लोगों से आप पूछेंगे, जानकारी मिलेगी, तो आपकी प्राक कल्पना की जांच हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, सत्य कथन बताइए इनमें से। सत्य कथन में से क्या है, देखिए, अनुसूची तथ्यों के संकलन की एक प्रमुख प्रविधि होती है। यह अनुसूची द्वारा साक्षात्कार व निरीक्षण पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है। अनुसूची प्रश्नों की एक आलिखित सूची, निलिखित सूची, तो गलत हो गया ये भी, यानी पहला कथन ही सही है, बाकी तीनों गलत है।
अगला प्रश्न है असत्य कथन चुनिए। असत्य मतलब कि गलत कथन। देखिए अनुसूची को उत्तरदाता के पास डाक द्वारा भेजा जा सकता है, तो यहाँ पर नहीं भेजा जा सकता है, यानी कि असत्य कथन करा। अनुसूची को उत्तरदाता के पास डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता है, ये कथन मतलब ये बिल्कुल ठीक है, नहीं भेजा जा सकता है, उसको उसके पास जा करके। ऐसे प्रश्नों का समूह होता है जिन्हें एक साक्षात्कारकर्ता अन्य व्यक्तियों के आमने सामने की स्थिति में बैठ करके पूछता है और उनके उत्तर को स्वयं भरता है, अनुसंधान करता। ये अनुसूची होती है। तो डाक द्वारा आप नहीं भेज सकते, प्रश्नावली आप भेज सकते हैं डाक द्वारा, ठीक है। अनुसूची में साक्षात्कार का गुण नहीं पाया जाता है, साक्षात्कार का गुण पाया जाता है अनुसूची में भी, ठीक है। यानी कि ये वाला आपका बिल्कुल गलत है, डी वाला, बी वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, प्रश्न है एक औसत अनुसूची का प्रमाणिक आकार क्या है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एक औसत अनुसूची का प्रमाणिक आकार क्या है, बताएं। तो एक औसत अनुसूची का प्रमाणिक आकार जो है वो 8x11 का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए बताइए भैया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधियां व्यक्ति के गुणों को मापने के अंतर्गत नहीं आती हैं। आत्मनिष्ठ प्रविधियां, प्रक्षेपी प्रविधियां, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इनमें से अगर बात करें तो जो प्रविधियां व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति के गुणों को मापने के अंतर्गत नहीं आती हैं, अच्छा उनमें व्यक्ति के गुणों को मापने के अंतर्गत जो आती हैं वो उसमें जो है आत्मनिष्ठ पद्धतियां होती हैं। आपको बता दो, व्यक्ति के गुणों को मापने के अंतर्गत जो नहीं आती हैं वो होती हैं आत्मनिष्ठ प्रविधियां, और व्यक्ति गुणों को मापने के लिए जो अंतर्गत आती हैं वो प्रक्षेपी प्रविधियां होती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, यानी कि इसका जो प्रविधियां व्यक्ति के गुणों को मापने के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो आत्मनिष्ठ पद्धतियां नहीं आती हैं, प्रक्षेपी पद्धतियां आती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का कितना भाग अचेतन होता है। मानव मस्तिष्क का कितना भाग अचेतन होता है, लगभग 1/3 भाग, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रक्षेपी प्रविधि का इस्तेमाल, प्रक्षेपी प्रविधि का इस्तेमाल जो है, अच्छा प्रक्षेपी प्रविधि जो होती है, इसे स्याही धब्बा परीक्षण आप लोगों ने देखा होगा, हरमन रोसा के द्वारा दिया गया है, वो प्रक्षेपी प्रविधि का ही एक प्रकार से एक उदाहरण आप मान सकते हैं। तो प्रक्षेपी प्रविधि का इस्तेमाल व्यक्ति की आंतरिक सतह तक की दबी जो इच्छाएं होती हैं, जो दमित भावनाएं होती हैं, अचेतन जो गुण होते हैं, उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है प्रक्षेपी विधियों का प्रयोग। जो व्यक्ति के अंदर दमित भावनाएं हैं उनके उजागर के लिए ऐसी विधियों का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अपनी दबी हुई इच्छाओं को बाह्य जगत के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है। तो अपनी दबी हुई इच्छाओं को बाह्य जगत के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही प्रक्षेपण कहलाता है, और इसी विधि को प्रक्षेपी विधि कहते हैं, प्रविधि कहते हैं। अगला प्रश्न, फ्रायड एक क्या है, मनोविश्लेषणवादी हैं। फ्रायड का पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड, और फ्रायड की अगर बात की जाए तो इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक पुस्तक है सोशल डिक्शनरी, पुस्तक किसने लिखी है। सोशल डिक्शनरी पुस्तक को लिखा है लिंडमैन महोदय ने। परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, प्रक्षेपी प्रविधियों में व्यक्ति के आंतरिक गुणों जैसे विश्वास, उद्वेग आदि पर ध्यान करना होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्द साहचर्य परीक्षण के विषयी को, तो शब्द साहचर्य परीक्षण के विषयी को एक शब्द दे करके उसकी प्रतिक्रिया जानी जाती है। एक शब्द उसको दे दिया जाता है और उसके बाद में उस शब्द के माध्यम से उसकी प्रतिक्रिया जो आती है उस प्रतिक्रिया पर फोकस किया जाता है, उसी को शब्द साहचर्य परीक्षण कहा जाता है, ठीक है। किसी शब्द को देख करके उस व्यक्ति के फीलिंग्स में कैसे बदलाव आते हैं, उसी बदलाव को एक प्रकार से चेक करना शब्द साहचर्य परीक्षण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, रोसार्क प्रविधि, रोसार्क या रोसा प्रविधि, जिसको आप एक प्रकार से शाही धब्बा परीक्षण के नाम से जानते हैं। तो रोसार्क प्रविधि में परीक्षक के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो विभिन्न रंग के कागज पर स्याही के धब्बे का उपयोग किया जाता है। हरमन रोसा एक विद्वान है, उन्होंने 1921 में ये परीक्षण किया था। स्विस मनोवैज्ञानिक है, मनोचिकित्सक है हरमन रोसा, 1921 में इन्होंने किया था, ध्यान रखिएगा। टीएटी का पूरा नाम क्या है। टीएटी एक टेस्ट होता है, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक एमरसेप्शन, यहाँ पर थीमेटिक कर लेंगे, थीमेटिक नहीं, थीमेटिक, थीमेटिक एपरसेप्शन, एपरसेप्शन टेस्ट, ये टीएटी का फुल फॉर्म होता है। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, अंतर्वस्तु विश्लेषण का माध्यम होता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण का माध्यम होता है सारणी और ग्राफ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हु शैल सरवाइव, हु शैल सरवाइव एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? मोरिनो नाम के विद्वान ने लिखा है हु शैल सरवाइव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। चले, बढ़िया प्रश्न आ चुका है। देखिए, प्रश्न है इंदिरा नुई का संबंध निम्न में से किससे रहा है? इंदिरा नुई का पूरा नाम है इंदिरा कृष्णमूर्ति नुई। इंदिरा कृष्णमूर्ति नुई जो है ये पेप्सिको नाम की एक कंपनी है, उसकी सीईओ हैं। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय जो एक प्रकार से कंपनियां हैं उसमें एक प्रकार से इन्होंने भाग लिया। इंदिरा कृष्णमूर्ति नुई की अगर बात की जाए, इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को हुआ था। ये बहुत एक प्रकार से महिला क्षेत्रों में बहुत अग्रणी नाम इनका लिया जाता है। महिला व्यवसायियों में इनका नाम आगे लिया जाता है, विश्व के महिला व्यवसायियों में। पेप्सिको कंपनी की एक प्रकार से ये एक प्रकार से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरा देवी किस कार्य से रिलेटेड है? गौरा देवी की अगर बात की जाए तो ये पर्यावरण से रिलेटेड है। पर्यावरण से रिलेटेड एक आंदोलन है, उसका नाम है चिपको आंदोलन। क्या नाम है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की जननी कहा जाता है गौरा देवी को। गौरा देवी का जन्म उत्तराखंड के लाता गांव में हुआ था। और आपको बता दूं कि 1925 में इनका जन्म हुआ था। चिपको आंदोलन की जननी इनको कहा जाता है, चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है इनको, गौरा देवी को। तो ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। चिपको आंदोलन क्या होता है? चिपको आंदोलन ये होता है कि जैसे कि जब पेड़ों को लोग काटने जाते थे उत्तराखंड में, तो ये जाती थी, मतलब इनके साथ वैसे तो सुंदरलाल बहुगुणा और भी कई लोग थे जिन्होंने चिपको आंदोलन को एक प्रकार से बड़े उच्च स्तर पर ला दिया। तो चिपको आंदोलन का मतलब होता है जैसे ये पेड़ है तो पेड़ को पकड़ करके ये लोग चिपक जाते थे, ताकि जो है पेड़ को काटने से पहले आप हमको काट डालो। ये आंदोलन था चिपको आंदोलन। ठीक है, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों की सुरक्षा के लिए ये आंदोलन इन लोगों के द्वारा किया गया। तो जो नाम सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन की दृष्टि से लिया जाता है, उतना फेमस नाम गौरा देवी का महिलाओं में लिया जाता है, क्योंकि गौरा देवी जो हैं ये चिपको आंदोलन की एक प्रकार से महिलाओं में सबसे अग्रणी रही हैं। इसीलिए इनको चिपको आंदोलन की जननी कहा जाता है। चिपको आंदोलन का जनक सुंदरलाल बहुगुणा और जननी गौरा देवी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चिपको वुमेन के नाम से किसको जानते हैं? गौरा देवी को ही जानते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गौरा देवी का जन्म कब हुआ था? गौरा देवी का जन्म 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब शुरू की गई? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना अक्टूबर 2010 में शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसमें 53 चुनिंदा जिलों में एक प्रकार से ये योजना चालू है। आपको बता दूं इसमें 2 किस्तों में 6-6 हज़ार रुपये लाभार्थियों को मिलते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की गांव की बेटी योजना। मध्य प्रदेश की गांव की बेटी योजना का संबंध किससे है? ये संबंध किससे है भाई? उच्च शिक्षा विभाग से है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1 जून 2005 को एक प्रकार से ये योजना लागू की गई थी, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है रेखा शर्मा जी। रेखा शर्मा की अगर बात की जाए तो रेखा शर्मा जो हैं ये 7 अप्रैल 2018 को ये कार्यभार संभालती हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, और वर्तमान में अभी रेखा शर्मा जी ही हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर बात की जाए तो सबसे पहली बार यूएन ने 2011 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया। तब से 11 अक्टूबर की डेट को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में लगातार मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है, सब प्रश्न परीक्षा में आपके आने वाले हैं, तो इन प्रश्नों को आप लगातार जो है देखते रहिएगा। वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिएगा, मेरा कहा मानिएगा। तो अगर मुझे आप लोग कुछ समझते हैं या समझती हैं तो आप प्लीज़ 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा। और बड़ी मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो अगर प्लीज़ मेहनत पसंद आती है, मेरी तबीयत भी खराब होती है फिर भी मैं आप लोगों के लिए समय निकालता हूँ, अपने जीवन का इम्पोर्टेंट समय आप लोगों के लिए मैं निकालता हूँ। दिन रात आप लोगों के लिए मैं अध्ययन करता हूँ, और उसके बाद में आपको मैं पढ़ाने के काबिल हो पाता हूँ, तब मैं आपके समक्ष आता हूँ। ठीक है? तो प्लीज़ आप मेहनत को पहचानें, मेहनत को समझें। ऐसा नहीं होता है कि एक बार में आप तुरंत आएँ और तुरंत केवल पढ़ा दें, बस वो पढ़ाना कोई बहुत सरल काम होता है। ये जान लीजिए कुदाल गोड़ने जैसा मेहनत इसमें लगती है।
शरीर वरीर का एकदम से अता पता नहीं रहता, फिटनेस क्या होता है क्या नहीं, क्या कब खाएंगे कब पिएंगे कुछ अता पता नहीं रहता। घर में बहुत डांट भी पड़ती है मेरे को कि जो है खाते पीते नहीं हो, ये है वो है, दुनिया भर का। जहाँ पर जाता हूँ इतने दुबले हो गए हो। मैं सच बताऊँ कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ या आप लोगों के कंटेंट को तैयार करने बैठता हूँ तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि कितना घंटा बीत गया, खाना मैंने खाया कि नहीं खाया। मैं आप लोगों के मेहनत में इतना जो है घुल-मिल जाता हूँ, चूँकि जब आप लोगों के कमेंट आते हैं, आप लोगों के लाइक आते हैं, आप लोग देखते हो वीडियो को और आप कमेंट करते हो कि सर जी हमने इतना नंबर प्राप्त किया, हमने इतना नंबर प्राप्त किया, तो मेरा जो है एक प्रकार से आपको बता दूँ कि मैं गर्व से एकदम से फूला नहीं समाता हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है, अब आपको क्या बताऊँ, मैं उसको शब्दों में बयाँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेहनत को पहचानें और अभी से पढ़ाई अपनी जो है स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग तो 5 सेमेस्टर से लगातार हमसे जुड़ी हुई हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से मैं आप लोगों के लिए दिन-रात मेहनत करता हूँ। अब ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग इसमें बातचीत करते हैं कमेंट में आकर के, तो थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस होता है। हालाँकि कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए आप देखेंगे कि मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ किसी पर। बाकी जो पढ़ने वाले हमारे छात्र-छात्रा हैं वो कमेंट सेक्शन आप ऑफ कर दें, आराम से पढ़िए। मैं आपका कोई जो दिमाग में आपके प्रश्न चल रहे होंगे, डाउट होगा, डाउट बचेगा ही नहीं आपको क्लास के अंत में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद समान कार्य, समान वेतन की गारंटी देता है? समान कार्य, समान वेतन की जो गारंटी देने वाला जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 3 मतलब अनुच्छेद 39 का चौथा खंड यानी 39 का जो डी है, ये एक प्रकार से ये देता है, ठीक है? समान वेतन के लिए समान कार्य वेतन की गारंटी मतलब समान जितना कार्य करोगे उतना वेतन। वर्तमान में लोकसभा की कितनी महिला सांसद हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या लगभग 78 के आसपास है, 78 या कहीं-कहीं पर आपको 79 मिलता है, 78 79 के आसपास, ठीक है? राज्यसभा की अगर बात करें कि राज्यसभा में महिला सांसद कितनी है? तो राज्यसभा देखिए संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा जैसे अभी चुनाव होने वाला लोकसभा का, ठीक है? लोकसभा का चुनाव होने वाले हैं और ऐसी स्थिति में जो सांसदी का चुनाव होता है वही लोकसभा में जाते हैं। सांसद जो जीतते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनको आप लोग वोट नहीं देते हैं। उनको आप लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं। तो राज्यसभा की अगर बात की है तो उसमें 25 महिलाएँ हैं एक प्रकार से सांसद, ठीक है? कुल मिलाकर के 103 या 104 महिलाएँ जो हैं सांसद हैं, ठीक है? 9 5 14 के 4 हासिल हैं 1 और 7 2 9 1 10 104 या 103 जो हैं आप 104 या 103 महिलाएँ जो हैं वो एक प्रकार से सांसद हैं वर्तमान में दोनों सदनों में मिला कर के। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस राज्य में संचालित है? फटाफट से आप बताएँगे। तो ये किस राज्य में संचालित है भैया? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस राज्य से रिलेटेड है? फटाफट से आप बताएँगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये देखें ये प्रधानमंत्री से रिलेटेड योजना है, तो किसी विशेष राज्य के लिए नहीं होगी, ये संपूर्ण भारत के लिए होगी। यानी जब भी आपसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय की बात करेगा तो संपूर्ण भारत के लिए होगा। अब क्वेश्चंस आपको फँसाने का प्रयास कर रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस राज्य में संचालित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? भाई भारत के सभी राज्यों में संचालित है, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यानी सभी ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ये केंद्र की योजना है। अगला प्रश्न है भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन-सा है? बताएँ। भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन-सा है इनमें से? देखिए, नारी शक्ति पुरस्कार जो है, ये महिलाओं के लिए सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार माना जाता है। ये 8 मार्च की डेट को दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिए। किसकी कब दिया जाता है? 8 मार्च की डेट को दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है? राष्ट्रपति भवन में इस जो है अवार्ड को दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन में एक प्रकार से महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में 8 मार्च की डेट को हर वर्ष दिया जाता है और ये एक प्रकार से 1999 से ये सम्मान देने की शुरुआत होती है। अच्छा, इस सम्मान को देता कौन है? इस सम्मान को देते हैं राष्ट्रपति जी स्वयं, ठीक है? राष्ट्रपति इसको स्वयं देते हैं। इस समय राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को। नारी शक्ति पुरस्कार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, बिल्कुल ठीक है। पीड़ित महिलाओं का पुनर्स्थापित करना और आपात स्थिति में महिलाओं का सम्मान करना, ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
ये सब बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। ऐसे और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि टेसी थॉमस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1966 में हुआ था कर्नाटक राज्य में, ध्यान रखिएगा। टेसी थॉमस जो हैं, ये अग्नि 5 का परीक्षण इन्होंने किया था, इसीलिए चर्चा में है, फेमस है। अग्नि 5 का परीक्षण इन्होंने किया था, जो है मतलब संवेदी अग्नि परीक्षण का प्रयोग इन्होंने किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके। और इनको कल्पना चावला एक प्रकार से पुरस्कार मिला, इंडिया वुमेन ऑफ द ईयर इनको 2009 में मिला था, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार भी इनको मिला था। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। और अच्छा, जो मैंने बताया था इंदिरा कृष्णमूर्ति नुई के बारे में, 28 अक्टूबर 1955 में जिनका जन्म हुआ था, पेप्सिको कंपनी की सीईओ हैं। इनको जो है सर्वश्रेष्ठ सीईओ यानी कि सर्वश्रेष्ठ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य मुख्य मतलब मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के जो पद है उसके रूप में इनको नामित किया गया। मतलब सर्वश्रेष्ठ सीईओ रही हैं ये इंदिरा नुई जी, यानी कि इंदिरा कृष्णमूर्ति नुई। ठीक है, 2018 में इनको सर्वश्रेष्ठ सीईओ का पुरस्कार भी मिला है। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, एक प्रश्न और बन सकता है, घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ? घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ है 26 अक्टूबर 2006 को। घरेलू हिंसा क्या होती है? घरेलू हिंसा का मतलब होता है जब महिलाओं पर अत्याचार किया जाए घर में, मतलब जो महिलाएं होती हैं। अच्छा, केवल महिलाओं पर अत्याचार ही घरेलू हिंसा नहीं होती है। अगर घरेलू हिंसा को व्यापक अर्थ में आप देखेंगे तो घरेलू हिंसा का मतलब होता है कि कोई छोटा बच्चा है या बुजुर्ग है, अगर आप उन पर भी अत्याचार करते हैं तो आप सबल हो, आप अपने से निर्बल पर अत्याचार करते हो, आपके घर में वो है, आप उसको मारते पीटते हो, गाली देते हो या तमाम प्रकार के प्रताड़ना देते हो, तो वो घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आता है। तो उसी घरेलू हिंसा को एक प्रकार से रोकने के लिए 26 अक्टूबर 2006 को एक प्रकार से अधिनियम पारित किया गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, 2005-2006 के आसपास जो है ये एक प्रकार से चालू हुआ। आगे देखिए, कौन सी योजना, प्रश्न बहुत ही अच्छा है परीक्षा की दृष्टि से, कौन सी योजना ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए छात्र स्वयं सेवकों की भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी योजना ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए छात्र स्वयं सेवक की भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है? तो प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना जो है यही बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार कब आया? घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार की अगर बात की जाए तो घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार की अगर बात की तो धारा 498 में आया। वैसे अगर आपको बताऊं कि ये 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम आया था, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर क्या है? वुमेन्स यानी महिला हेल्पलाइन नंबर, यानी महिलाओं को अगर कोई छेड़े या महिलाओं को कोई मारे या महिलाओं पर कोई प्रकार का अत्याचार हो, महिलाओं को कोई परेशान करे, ऐसी स्थिति में महिला अगर क्या करे, 1090 या 1091 पर काम कॉल कर देगी तो एक प्रकार से वहां पर इसके महिला के संरक्षण के लिए कुछ लोग आ जाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, महिला सशक्तिकरण जो है ये एक प्रकार से महिलाओं को समान अवसर देता है, महिलाओं को समान परिस्थिति देता है और समान वेतन की भी बात करता है। घरेलू हिंसा में कमी आती है महिला सशक्तिकरण के आ जाने से, आत्मनिर्भरता बढ़ती है महिलाओं में, समाज में समानता एक प्रकार से मिलने लगती है महिला सशक्तिकरण की सहायता से। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 1090 जो है वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो थी कल्पना चावला। कब गई थी कल्पना चावला जी अंतरिक्ष में? पहली बार 1997 में गई थी कल्पना चावला। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली जो प्रथम महिला भारतीय थी या प्रथम भारतीय महिला थी वो थी नीरजा भनोत। नीरजा भनोत बहुत एक प्रकार से अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो जो है बहुत ही कम उम्र में इन्होंने इतना अच्छा काम किया। लगभग इन्होंने 360 यात्रियों को एक प्रकार से बचाया। 360 यात्रियों को अपनी जान दे करके इन्होंने बचाया था नीरजा भनोत ने। इसीलिए इनको मात्र 23 वर्ष की अवस्था थी इनकी उस समय जब इन्होंने बचाया था। ठीक है, नीरजा भनोत, नीरजा भनोत ने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में एक प्रकार से अपनी जान दे दी। 360 यात्रियों को उन्होंने बचाया नीरजा भनोत ने, और इसीलिए इनको मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित भी किया गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे।
1987 में इनको मिला था जो है नीरजा भनोत को जो है अशोक चक्र, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये मतलब इनकी वीर गति जो मिली थी इनको 23 वर्ष की अवस्था में जो है हुई थी, तो नीरजा भनोत वो हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मतलब भारत की प्रथम प्रधानमंत्री जो महिला थी वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की अगर बात की जाए तो ये जो है 1966 में एक प्रकार से पहली बार प्रधानमंत्री बनती हैं और लगभग 3 बार इन्होंने चुनाव जीता है प्रधानमंत्री का, और लगभग 77 तक यानी 1977 तक जो है ये एक प्रकार से भारत की प्रथम जो है जो प्रधानमंत्री है महिला वो बनी रहती है, यानी कि लगभग 1966 से 1977 तक। ठीक है, ये लगभग 3 बार चुनाव हुआ, तीनों बार ये जो है जीती थी उसमें, ध्यान रखिएगा इस बात को। 1984 में जो है इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। क्लियर? आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रथम प्रधानमंत्री महिला अध्यक्ष कौन, मतलब कौन थी? तो इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नीता अंबानी कौन है? नीता अंबानी ये मुकेश अंबानी की पत्नी है, ठीक है, या शोभना भारती है। इन दोनों में से कौन सी महिला ऐसी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला है, और अभी भी इनके अलावा और कोई बना नहीं है, वो है नीता अंबानी। नीता अंबानी की अगर बात की जाए, नीता अंबानी एक प्रकार से आप देखेंगे हमेशा साड़ी पहनती हैं, और ये भारतीय संस्कृति, पूरा अंबानी परिवार आप देखें कितना फेमस है। फेमस इसलिए नहीं है कि इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास पैसा होते हुए इन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा, इसलिए फेमस हैं। इनके पास पैसा की अगर बात करें तो पूरे भारत को पता नहीं कितने साल ये लोग बैठा करके खिला दें, मतलब कि कुछ भारत की जनता कुछ भी ना करे तो बैठ करके खाएगी केवल इनके पैसे पर, इतना पैसा इनके पास है। ठीक है, मुकेश अंबानी जी के पास। अंबानी परिवार बहुत पुरान रईस है, मतलब बहुत अ, लेकिन आपको बता दूं कि जो अंबानी एक प्रकार से हैं, आप देखेंगे कि अंबानी जियो, आप देखेंगे जियो जियो सिनेमा ऐप आप देखेंगे उस पर आईपीएल फ्री आ रहा है। अब आईपीएल फ्री एक प्रकार से और और किसी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको देख रहा है आईपीएल तो आप उसी पर देखेंगे, जियो सिनेमा पर। अब क्या हुआ, जब से आईपीएल आने लगा है 2-3 दिनों से, तब से क्या हुआ है कि हम लोगों की वीडियो जो है उसका रीच जो है इसे डाउन हो गया एकदम से। तो भैया आईपीएल लड़के सब देखने लगते हैं, आईपीएल जो पढ़ाते लिखाते हैं, हम लोग भी उसी टाइम पर पढ़ाते थे। अब क्या हो गया, सब डाउने चला गया, कुछ भी एकदम से पूरा डाउन डाउन सब मार दिया है। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार से अब आप देखिए ये बहुत बड़ी हस्ती है एक प्रकार से, पूरे भारत की नहीं पूरे संपूर्ण विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। और नीता अंबानी जी की अगर बात करें तो भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखती है। अभी अपने पुत्र की शादी इनकी जो है हुई है, उनका नाम क्या, अनंत अंबानी जी। आप देखें कि वो एक प्रकार से जो है जानवरों के प्रिय हैं। हालांकि आप देखेंगे पैसा तो अथाह है, तो भी उनके लिए सहज चीज़ें हैं कि भाई वो अच्छा काम कर सकते हैं। जिसके पास पैसा होगा वो अच्छा काम करेगा, उसी का दिमाग आगे बढ़ेगा। गरीब व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहता है कि उसको भोजन कैसे मिले, वो अपने जो है तन पर वस्त्र कैसे ढके। ठीक है, तो जब पैसा होता है तभी दिमाग आगे खुलता है और आगे काम करने के लिए बुद्धि आती है। तो नीता अंबानी जी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला बनी है, और अभी भी इनके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री फटाफट से आप बताएंगे। भारतीय सिनेमा सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री जो है देविका रानी रोरिक। देविका रानी रोरिक जो हैं ये प्रथम सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री हैं। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? भारत की प्रथम महिला पायलट जो थी वो थी हरिता कौर दयाल। हरिता कौर दयाल जो थी ये भारत की प्रथम महिला पायलट थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो हरिता कौर दयाल ये भारत की प्रथम महिला पायलट थी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, दिल्ली की शासक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? G20 का वैसे तो बेसिकली कहीं पर मुख्यालय ही नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दें इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन लगा देंगे। देखिए G20 का मुख्यालय नहीं होता है, ये एक प्रकार से हर वर्ष होता रहता है। जैसे अब की बार आप देखेंगे 22-23 में G20 का जो एक प्रकार से आयोजन हुआ था भारत में हुआ है, ठीक है। G20 का मुख्यालय नहीं होता है, ये एक प्रकार से ये अलग अलग देशों में होता हुआ करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर?
अच्छा, एमए उत्तीर्ण करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली भारत की पहली महिला चंद्रमुखी बोस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ये सब ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता रहा प्रश्न है। अगला, अच्छा, पहली बार कब मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में? 1975 को मनाया गया था। ओके। अच्छा, बाजरे की खेती में बम्पर पैदावार करने वाली मध्य प्रदेश की महिला कौन है, जिन्होंने बाजरे की खेती में खूब ज्यादा पैदावार करी है? उनका नाम है रेखा त्यागी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, दहेज दहेज प्रति मतलब कि दहेज जो है निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? दहेज निरोधक अधिनियम या निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? 1961 में लागू हुआ। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहा है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व, सॉरी, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह अधिनियम पारित किया गया था 1936 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अश्लील प्रतिनिधित्व, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम जो है ये 1936 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, महिला शिक्षा को लेकर के, महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है व्यक्तित्व विकास हेतु, राष्ट्रीय एकता हेतु या सुयोज्य नेतृत्व हेतु? तो इन तीनों के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रबंध का अंतिम बिंदु क्या है, बताएं। अच्छा, ये कुछ प्रश्न और पूछा जा सकता है। ये बताएं कि जो है मैरी कॉम का जन्म कहाँ हुआ था? ये सब महिलाओं में बड़ी फेमस व्यक्ति हैं, मतलब कि महिला मैरी कॉम। मैरी कॉम को पद्मश्री मिला 2006 में, पद्म भूषण मिला 2013 में, पद्म विभूषण मिला 2020 में। मैरी कॉम को, मैरी कॉम जो है मुक्केबाजी के लिए बड़ी फेमस है और इनका जन्म 1983 में हुआ था। और मैरी कॉम ने विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता जो है ये लगभग 8 बार जीती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो इनके बारे में प्रश्न आपसे बन सकता है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? अहिल्याबाई होलकर जो है इनका जन्म 1725 में हुआ था। ये अहिल्याबाई होलकर जो थी ये मुक्तबाई की पुत्री थी, ये बात ध्यान रखेंगे। और अहिल्याबाई होलकर ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था? तो तुकोजी राम राव को नियुक्त किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न और बनता, रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जो है 5 अक्टूबर 1524 को इनका जन्म होता है दुर्गावती का। मतलब ये सब फेमस महिलाएं हैं जो कि परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा रानी दुर्गावती के सम्मान में डाक टिकट कब जारी किया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा रानी दुर्गावती के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था 1988 में, ध्यान रखिएगा। और एक महिला और फेमस है भारत की, उनका नाम है सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा राव फूले की पत्नी है सावित्रीबाई फूले। इनका जन्म 1831 में हुआ था और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में इनको जाना जाता, सावित्रीबाई फूले को, ये बात ध्यान रखेंगे। और सावित्रीबाई फूले ने प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना पुणे में करी थी, इसके लिए भी इनका नाम फेमस है। तो ये महिलाओं से रिलेटेड कुछ महिलाएं थी, मतलब महिलाओं में फेमस जो थी उनके बारे में मैंने आपको बताया। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। देखिए, प्रबंध का अंतिम बिंदु क्या है? प्रबंध का अंतिम बिंदु होता है समन्वय करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, समन्वय। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना कब लागू हुई? मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना जो लागू हुई है 2003 में लागू हुई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY का संबंध किस वर्ग से है? शहरी में जो गरीब लोग रहते हैं, शहरों के गरीब लोगों से एक प्रकार से ये योजना संबंधित है, शहरी गरीबों से। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाए। कौन सी योजना? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है इसका संबंध शहरी गरीबों से है। शहरी गरीबों के लिए रोजगार की बात करती है संस्था, ये योजना। इस योजना को लागू किया गया था 1 दिसंबर की डेट को, 1 दिसंबर 1997। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। शहरी गरीबों के लिए ये जो है योजना संबंधित है, काम करती है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY के लिए निम्न में से कौन पात्र है? तो देखिए, जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है
जिसको PMRY बोलते हैं, इसमें गरीब जो हैं उनके लिए एक प्रकार से ये है, जो गरीब लोग हैं 18 से 35 वर्ष, मतलब 18 से 35 साल के जो लोग हैं और गरीब हैं उनके लिए ये योजना एक प्रकार से बनाई गई थी। और इसमें आप देखेंगे एससी कैटेगरी के लोग यानी शेड्यूल कास्ट और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जाति, मतलब कि जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और इसके अलावा जो महिला हैं तो इन सभी के लिए जो इसमें एज रखी गई है 45 वर्ष रखी गई है। बाकी जो सवर्ण के एक प्रकार से जो पुरुष हैं उनके लिए, और ओबीसी के यानी कि जनरल ओबीसी वाले जो पुरुष हैं और जो महिला, बाकी सारे पुरुष, मतलब कि एससी एसटी के पुरुष और बाकी सारी महिलाएं, ये सब 45 साल तक एक प्रकार से इस योजना से लाभान्वित हो पाएंगी। जबकि जो एक प्रकार से जो ये हैं क्या बोलते हैं जनरल और ओबीसी वाले, वो 18 से 35 साल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण उद्यमिता की संबंध निम्न में से किससे है? ग्रामीण उद्यमिता का संबंध जो है ये आर्थिक विषमता, बेरोजगारी और गरीबी तीनों से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी से। अगला प्रश्न, स्वशक्ति परियोजना निम्न में से किस राज्य में संचालित नहीं है? बताएं, प्रश्न बताएं, स्वशक्ति परियोजना निम्न में से किस राज्य में संचालित नहीं है? तो देखें, हिमाचल प्रदेश में संचालित नहीं है ये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परियोजना निर्माण का प्रमुख चरण निम्न में से कौन सा है? बताएं, परियोजना निर्माण का प्रमुख चरण जो है इनमें से कौन सा है? परियोजना की सबसे पहले पहचान की जाए, परियोजना का फिर उसके बाद में चयन किया जाए, परियोजना का फिर उसके बाद में क्रियान्वयन किया जाए। ये तीनों चरण जो हैं ये परियोजना निर्माण के ही हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ये सभी चरण जो है परियोजना निर्माण के चरणों में शामिल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी योजना का संबंध केवल महिला उद्यमिता से है? बताएं, निम्न में से कौन सी परियोजना का संबंध केवल महिला उद्यमिता से है? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है ये केवल और केवल महिला से रिलेटेड योजना है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परियोजना चयन की प्रक्रिया किससे प्रारंभ होती है? परियोजना चयन की प्रक्रिया जो होती है परियोजना प्रतिवेदन से प्रारंभ होती है, या नए विचारों से प्रारंभ होती है, या फिर सभी से, या फिर दोनों से? बताएं। तो परियोजना चयन की जो प्रक्रिया होती है वो परियोजना प्रतिवेदन प्रतिवेदन नए विचारों दोनों से प्रारंभ हो सकती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्यवसाय में असफलता का प्रमुख कारण क्या है? व्यवसाय में असफलता का प्रमुख कारण क्या है? खराब नियंत्रण, वित्तीय निरंकुशता, बाजार अनुसंधान का कमी या अभाव? बिल्कुल, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ये तीनों कारण हो सकते हैं व्यवसाय में असफलता के। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा। अच्छा, ये बताएं, मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? 1955 में हुई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, मध्य प्रदेश आदिवासी निगम की स्थापना कब हुई? 1990 में हुई। प्रधानमंत्री कौशल विकास का योजना जो है एक प्रकार से प्रारंभ की गई थी अभी हाल फिलहाल में। कब की गई थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें लैपटॉप वगैरह सिखाया जाता था बच्चों को। ठीक है। अच्छा बताएं, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1991 में किया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1990 में एक अधिनियम आया था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, उसके तहत 1990 में एक प्रकार से इस योजना के तहत एक प्रकार से गठन किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग का, जो कि 31 जनवरी 1991 में एक प्रकार से सामने आया। क्लियर? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष बनी थी जयंती पटनायक। ओके, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल कितने सदस्य संख्या में होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र कौन है? अन्नपूर्णा योजना की अगर बात की जाए तो अन्नपूर्णा योजना का जो लक्ष्य समूह है, अन्नपूर्णा योजना कब से शुरू की गई थी? 2001 या 2000 के आसपास शुरू की गई थी, और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अन्नपूर्णा योजना को हर महीने 5 किलो अनाज प्राप्त करना एक प्रकार से, मतलब अनाज दिया जाता है अन्नपूर्णा योजना के तहत। ओके, अन्नपूर्णा योजना वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करता है, और वृद्धा पेंशन योजना भी एक प्रकार से इसमें उसमें शामिल करता है। प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र कौन है? 65 वर्ष से कम आयु वाले और गरीब लोग दोनों। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे।
अन्नपूर्णा योजना के लिए राज्य और जिला स्तर पर कार्यान्वयन प्राधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर या फिर FND एंड CS? ये नहीं होगा। जिला कलेक्टर जो होता है अन्नपूर्णा योजना के लिए राज्य और जिला स्तर पर कार्यान्वयन प्राधिकारी जो होता है वो जिला कलेक्टर होता है। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या रखा गया था? तो ये रखा गया था कि भारत सरकार के द्वारा 52,255 पर लक्ष्य निर्धारित किया गया था, मतलब द्वारा जो है कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन को भी ध्यान में रखा गया था। दोनों को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम बताएं। तो महिला उद्यमी यानी कि ऐसी महिलाएं जो कि उद्यम करना चाहती हैं, उनका समर्थन करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है महिला ई हाट। महिला ई हाट नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया? 7 मार्च को शुरू किया गया था, 7 मार्च 2016 को। ठीक है, ये शुरू किया गया था महिला उद्यमियों को समर्थन करने के लिए। ठीक है, महिला ई हाट, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। 1953 यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1952 या 53 कर लेंगे यहाँ पर, 53। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, महिला हेल्पलाइन योजना शुरू की गई थी। महिला हेल्पलाइन योजना जो शुरू की गई थी 2015 में शुरू की गई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। बताएं, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना लड़कियों को शिक्षा और उनके कल्याण प्रदान करती है? बताएं, कौन सी योजना लड़कियों को शिक्षा और उनके कल्याण के लिए काम करती है? देखिए, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ योजना जो है ये लड़कियों को शिक्षा और उनके कल्याण में काम करती है। उज्ज्वला योजना तो आपका गैस से रिलेटेड है। ठीक है, महिलाओं को हर घर में एक प्रकार से जो लकड़ी से खाना बनाती थी महिलाएं चूल्हा जला करके, तो उनके लिए एक प्रकार से उज्ज्वला योजना चलाया गया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना जो है एक प्रकार से ये लड़कियों को शिक्षा और उनके कल्याण के लिए योजना चलाई गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना तस्करी को की रोकथाम की में मदद करती है? तो इसमें से उज्ज्वला योजना जो है, उज्ज्वला योजना ये तस्करी की रोकथाम में मदद करती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, महिला योजना के लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता है, स्टेप या स्वाधार या दोनों या सभी? तो इसकी बात करें तो महिला योजना के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता देता है स्टेप। स्टेप एक प्रकार से योजना है। अगर बात करें तो 1986 या 87 के आसपास ये योजना लागू हुई है। 16 वर्ष से जो ज़्यादा एक प्रकार से महिलाएं हैं उनको इससे फ़ायदा मिलता है। महिला योजना के लिए जो प्रशिक्षण और स्वरोजगार मतलब रोजगार कार्यक्रम है स्टेप, इसके द्वारा किसको फ़ायदा मिलता है? 16 वर्ष की जो महिलाएं हैं, 16 वर्ष से ज़्यादा की महिलाएं हैं उनको फ़ायदा मिलता है। 1986 या 87 में स्टेप योजना जो है एक प्रकार से लॉन्च की गई थी, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रियदर्शनी योजना प्रदान करती है, बताएं प्रियदर्शनी योजना क्या प्रदान करती है? महिला सशक्तिकरण भी प्रदान करती है ये, और महिला को कमनी मतलब कि महिला को एक प्रकार से राजनीति में मतलब सभी में आप देखेंगे उसमें अग्रणी रखती है। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण प्रदान करती प्रियदर्शी योजना, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों प्रदान करती है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत कब हुई? इंदिरा गांधी मातृत्व योजना की शुरुआत 2010 में होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2011 को शुरू किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और भी तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं, तो ये जितने प्रश्न आज मैंने बताए आज की वीडियो में, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। आज के वीडियो के माध्यम से लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को मैंने चर्चा कर लिया। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से आपके। ओके, अगर आप बीए के या बीएससी हैं, आप किसी भी एक प्रकार से कोर्स कर रही हैं बीए में या बीएससी में, होम साइंस आपका सब्जेक्ट है, 6वें सेमेस्टर में आप हैं,
तो आप जो है आपको अनुसंधान पद्धति और लिंग विकास के बारे में पढ़ना है, यानी कि अनुसंधान पद्धति को बोलते हैं सोशल रिसर्च, अंग्रेजी में सोशल रिसर्च मेथड, ठीक है? और जो है मतलब रिसर्च मेथड बोलते हैं अनुसंधान पद्धति को, लिंग विकास को आप जेंडर डेवलपमेंट बोलते हैं। तो रिसर्च मेथड एंड जेंडर डेवलपमेंट अंग्रेजी में आपके पेपर का नाम है, ठीक है? जियोग्राफी सॉरी होम साइंस के पेपर 2 का ये एक प्रकार से मॉडल पेपर है। इसके अलावा हिंदी का पेपर 2 का मॉडल पेपर, ठीक है? जियोग्राफी के पेपर 2 का मॉडल पेपर और अन्य-अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर 2 के भी अवेलेबल हो रहे हैं। लिखित मॉडल पेपर भी तैयार किया जा रहा है, जल्द ही आपके समक्ष आएगा। 2024-25 की परीक्षाओं के लिए विधिवत तरीके से तैयारी आपकी हो रही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ होली की, और इसी तरीके से आप होली मनाते रहें। शुभकामनाएँ आप सभी को, बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।